morning to all of you. Welcome to ICANN 2020-2021. Here we discuss the current affair. यहाँ पे हम जून 2019 से जून 2020 की इम्पोर्टेंस करंट अफेयर की न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। तो ये इसी का अगला पार्ट है जिसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक से। तो अभी हमारा केवल माइक्रो इकोनॉमिक इशूज चल रहे हैं, उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे एंड देन फिर द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे। तो अभी कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक के लेक्चर ही है और उनका बेसिक कवर नहीं है सही से, तो उन्हें इकोनॉमिक समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए आप बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़िए और बेसिक क्लियर करिए, और जिन्हें देना है ये जो वीडियो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें केवल साल भर के जो चीज़ें न्यूज़ में थी वो है। तो इसके लिए बेसिक कवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक लेक्चर जो है वो आप उसको अलग से देखिए, अगर इसमें पढ़ेंगे तो आप वो देख लीजिए, नहीं तो अलग किसी सोर्स से देखिए। बेसिक इकोनॉमी आप एनसीईआरटी पढ़ के या रमेश सिंह पढ़ के क्लियर करिए। और इकोनॉमी का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, 4 पार्ट हमारे बन चुके हैं। तो ये आगे उसी की न्यूज़ है फर्दर कि इसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हमने कल देखा था फाइनेंशियल जो हमारी कमेटी थी, 15th फाइनेंशियल कमेटी, उनकी क्या रिपोर्ट थी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। हमने देखा कि क्या चीज़ें बढ़ाई गई, क्या चीज़ें घटाई गई। तो एरिया के कंटेक्स्ट में हमने देखा कि एरिया 15 पहले भी था, इसका 15 वेटेज अभी भी दिया गया है। बस 1971 पॉपुलेशन और 2001 में हमें ध्यान रखना है कि 2011 की पॉपुलेशन ली गई है, मतलब लेटेस्ट वाली। और इनकम डिस्टेंस जो है वो 15 से 45 यानी कि 5 कम कर दी गई है। फॉरेस्ट कवर जो कि पहले हुआ करता था उसको हटा दिया गया। 3 नेट इसमें कंटेंट ऐड है, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स इफर्ट। फॉरेस्ट इकोलॉजी हमारा 10% का है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हमारा 12.5% और टैक्स इफर्ट जो है वो 2.5% का है। तो ये हमने पहले देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम चलते हैं अपने नए आर्टिकल, देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक क्या है। नया टॉपिक हमारा है डायरेक्ट टैक्स कोड, जो कि अखिलेश रंजन पैनल लेके आए थे। तो अगर जिनको प्रॉब्लम है समझने में, उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड होता क्या है। देखो, हमारे जो बैंक हैं वो बहुत तरीके की प्रॉब्लम के बीच में सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बैंकों के पास जो लिवरेज रेशियो होता है वो उनका 3 से कम हो जाता है, ठीक है। उनकी जो कैपिटल डिटेरियोरेशन होती है, पूंजी गुणवत्ता, वो उसकी साथ लगी रहती है। एसेट क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं रहती, ठीक है। और बैंक जो होते हैं वो पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत नए लोन नहीं बांटेंगे, ठीक है। क्यों? आरबीआई टेक ओवर कर लेते हैं बैंकों को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है आपकी, जैसे टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो जनरेट नहीं होता है। इनके ये जो होते हैं वो अपने जो आरबीआई अगर उनको कम रेट में देता है तो नीचे वो उसका लाभ नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है हमारे बैंकों के पास, और उनका जो चालू खाता घाटा है वो बहुत बढ़ रहा है। उनका फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत बढ़ रही है। तो ट्विन डेफिसिट जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। टैक्स रिफॉर्म लाने की बात कही जा रही है। तो टैक्स रिफॉर्म लाएं कैसे। तो डायरेक्ट टैक्स कोड पे अखिलेश रंजन पैनल को गठन किया गया था। तो हमें पता होना चाहिए पहला क्वेश्चन कि अखिलेश रंजन पैनल किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स कोड के, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने एक्चुअली मेन जो उसमें बात करी, इन्होंने हमारी कॉरपोरेट टैक्स को कम करने के लिए कहा, जो कि किया भी गया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कि मैट होता है, जैसे कि मैट उन कंपनियों पे लगता है जो 0 प्रॉफिट अपना शो करती हैं, ठीक है, कि मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो उन कंपनियों पर एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उसके बाद डीडीटी है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जितना भी लाभांश होता है वो किस हिसाब से वितरण हुआ है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगाओ। वेल्थ टैक्स की बात की गई है, और उन्होंने एक ड्यूटी लगाने की, एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी बात करी। तो मेन इन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसको सजेशन दिया है लगाने के लिए। तो समझ में आ गया। बहुत ही धीमे धीमे चलेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो
अखिलेश रंजन पैनल किससे रिलेटेड थे? डायरेक्ट टैक्स कोड से। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड में इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने मैट के लिए बोला कि एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है वो 15% होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने डीडीटी पे टैक्स लगाने की बात करी, यानी कि हमारा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। ठीक है, तो ये सारे सजेशन थे अखिलेश रंजन पैनल के। और स्टेट ड्यूटी जो है, स्टेट ड्यूटी जो रखती है उसके लगाने की भी बात इन्होंने कही है। तो देखते हैं आगे क्या है। देखो भारत में क्या है ना, भारत में जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए आए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस व्यवस्था का निर्माण करने के लिए बोला ताकि भारत में एक उत्तम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रत्यक्ष कर का तंत्र तैयार हो सके। मतलब हमारे यहाँ भी डायरेक्ट टैक्स का ऐसा सिस्टम हम तैयार कर ले जो ग्लोबली उसको कॉम्पीट करता हो। ठीक है, और एक हमारे यहाँ जस्टिस ईश्वर पैनल थे जो अगर टैक्सेस का कोई न्यायिक मामला होता है उसको निपटान कैसे किया जाएगा, अगर कोई इशू हमारा न्यायालय में चला जाता है तो टैक्सों का न्यायिक निपटान करने के लिए हमने एक ईश्वर पैनल का गठन किया था, जस्टिस ईश्वर पैनल। तो ये भी टैक्स से रिलेटेड एक पैनल है, ईश्वर चंद्र पैनल, आप उसको लिख लो। उसके बाद इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी हमारे अखिलेश रंजन पैनल में, उनमें इनकम टैक्स यानी कि पर्सनल जो होते हैं उसको संशोधित करने की बात कही, मैट में रिफॉर्म लाने की बात करी, सेस और सरचार्ज में रिफॉर्म लाओ। इन्होंने ये भी बोला सेस और जो सरचार्ज है उसमें रिफॉर्म लेके आओ। यूनिफॉर्म कॉर्पोरेशन टैक्स होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कॉर्पोरेशन टैक्स लाओ। इन्होंने सेक्शन 147 और 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को संशोधित किया जाए। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 147 और 148 है उसमें क्या होता है कि हम रीओपन कर सकते हैं उस फाइल को। अगर किसी ने कुछ भ्रष्टाचार या कुछ गड़बड़ करी है तो रीओपन फाइल करने की एक उसमें परमिशन देते हैं, तो उसको संशोधित करने की बात कर रहे हैं। और NRI जो उनके देश प्रत्यावर्ती का जो रिपेट्रिएशन टैक्स होता है उस पर छूट दो। और इन्होंने सेक्शन 86 में संशोधित किया है, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर जिनकी भी हो इनकम उनको छूट सेक्शन 80C के तहत इन्होंने संशोधित करने के लिए बताया। ठीक है, तो ये सारी इनकी रिकमेंडेशन थी। इस रिकमेंडेशन से होगा क्या, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कंप्लायंस बढ़े और जो टैक्स डिस्प्यूट है वो काफ़ी हद तक हमारी जो होगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। द प्रपोजल इज दैट draft code are aimed to add bringing more certainty to taxation of personal and corporation income at capital gains। तो मोर बहुत ज़्यादा इसमें जो ट्रांसपेरेंसी और सर्टिनिटी है वो आ जाएगी पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम में, जैसे कि कैपिटल गेन होगा। एंड ब्रिंगिंग द गिस्ट ऑफ न्यूमरस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मेड सिंस 1961, जितने भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं 1961 से उन सभी नॉर्म्स को इसने एक साथ लाया। व्हेन द करंट टैक्स लॉ केम इनटू फोर्स इन वन प्लेस फॉर इजी रेफरेंस, अगर सारे टैक्स एक जगह पे आ जाएंगे तो उसकी गणना करना आसान हो जाएगा। तो अखिलेश रंजन पैनल किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज जो है आगे जितने भी लेक्चर जितना भी बड़ा होगा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिफिनीशन है जो आपके MCQ सॉल्व करने में बहुत आपको हेल्प करेंगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोचो कि मैं एक टॉपिक पे 15 मिनट या 10 मिनट एक ही टॉपिक को दूँ तो इससे क्या होगा कि आपको MCQ सॉल्व करना है, तुरंत आगे निकलना है। ठीक है, एग्जाम को क्लियर करना। तो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप तुरंत फटाफट से पॉइंट को रिवीजन किया और हमने कर लिया। तो बेसिक जिनका कंप्लीट नहीं है पहले वो बेसिक करें, और जिनको एग्जाम देना है वही इसको सुने, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता हेल्प करेंगी, क्योंकि साल भर के इकोनॉमी के करंट के टॉपिक मुझे खुद भी पर्सनल किसी भी एग्जाम में देखने को ये सब नहीं मिलते। UPSC वालों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये PIB की न्यूज़ होती हैं और RBI के साइट्स पे होती हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स टाइम जो न्यूज़पेपर आता है तो साल भर चर्चा में रहे हैं वहाँ पे। और अभी जो है एक एक लाइन की जो न्यूज़ है वो इस है, और ये वीडियो पर्पज़ ही है बनाने का कि आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अगर आप रजिस्टर बना रहे हो तो मुझे लगता है कि एक रजिस्टर में हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा बिफोर द एग्ज़ाम। तो अभी छोटी छोटी डिफिनीशन है, देखते चलेंगे फटाफट। सबसे पहले हमारा टैक्स रिलेटेड टर्म में ARM लेंथ प्राइस है।
ARM लेंथ प्राइस क्या होता है, देखो इसको समझेंगे। ARM लेंथ प्राइस क्या होता है। Unlike business transaction between related parties, the transaction between unrelated party are done at open market price and accordingly arm length price demonstrate the price that should have been charged between related party had those party were not related to each other। मतलब कि ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, बस वो दोनों जो पार्टी वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। सपोज एग्जांपल से समझेंगे, यदि सीमा पार स्थित किसी वित्तीय इकाई, कोई संस्था वहां पर है जो भारत पे स्थित किसी वित्तीय इकाई के साथ कोई वित्तीय लेन देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करती है और ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो इस लेन देन को, जो ये ट्रांजेक्शन हुआ उन दोनों के बीच में, तो उसको बोलेंगे आर्म लेंथ प्राइस, यानी कि ट्रांजेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी, ठीक है। इसको टैक्स चोरी करना भी कहते हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं जो मॉरिशस में रजिस्टर है और वहां से हमारे यहाँ क्या करती है, ट्रेडिंग करती है, जिससे वो टैक्स की चोरी करती है। मॉरिशस में ही क्यों रजिस्टर है, क्योंकि मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री है, ठीक है। इसी तरह ये हमारा आर्म लेंथ प्राइस समझ में आया कि ट्रांजेक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी, अगर कोई भी दो वित्तीय संस्था आपस में लेन देन कर रही हैं और वो आपस में कनेक्ट नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन हो जाता है, इसे क्यों कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट हमारा पूछा जा चुका है पेपर में। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, देखो Equalization levy at 6% has been forced since 2016. Payment exceed rupees 1 lakh a year to a non-resident services provided for online advertisement। जितने भी non-resident services provider हैं जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उनकी अगर पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा है तो उनको 6% का इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट था प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉलिसी। ये OECD कंट्री लेके आई थी। इसमें उन्होंने बोला था कि वास्तविक रूप से काम कहाँ से कर रहे हो वहाँ टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कोई आपकी मान लो अमेजन कंपनी है वो USA की, काम कर रही इंडिया में, तो आप इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ये कहा गया कि आप जहाँ पे सर्विस दे रहे हो, एक्चुअल में काम जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे टैक्स दो। तो ये इक्वलाइजेशन जो हमारा लेवी है वो लगाया जाता है। इट इज नाउ एप्लीकेबल फॉर ई-कॉमर्स कंपनी दैट आर सोर्सिंग रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन कस्टमर विदाउट हैविंग टेंजिबल प्रेजेंस हियर इन द कंट्री। जो उनकी प्रेजेंस नहीं होती, वो यहाँ पे कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इक्वलाइजेशन लेवी एक ई-कॉमर्स कंपनी पे लगने वाला टैक्स है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इससे स्लो तो नहीं हो सकता, ठीक है। अमेजन हो गए, गूगल हो गए, इस तरह की कंपनी में लगता है। नेक्स्ट देखते हैं सबका विश्वास। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इस बार फाइनेंस बजट में जो निर्मला सीतारमण ने है, उन्होंने 2 स्कीम थी हमारी, एक सबका विश्वास और एक था विवाद से विश्वास। तो कौन सी डायरेक्ट टैक्स की, कौन सी इनडायरेक्ट टैक्स की, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें यही नहीं पता रहेगा, दोनों में फंस जाएंगे कि सबका विश्वास क्या है, और एक थी विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। तो सबका विश्वास पहले देखते हैं। सबका विश्वास इज ए लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम नोटिफाई बाय गवर्नमेंट बाय क्लोजिंग पेंडिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू लीगेसी सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज केसेस। इट इज टू बी ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम 1 September 2019। The 2 main component of the scheme are dispute resolution and amnesty। That पहला है the dispute resolution component is aimed at liquidation the legacy cases of central excise and service taxes that are subsumed in the GST and pending in litigation at various form। देखो डिस्प्यूट तो होगा ही क्योंकि बहुत सारे टैक्स जो है वो सब्स्यूम हो गए GST के आने की वजह से, तो उनके जो मामले हैं वो भी पेंडिंग है। द एमनेस्टी कंपोनेंट एट द स्कीम ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर टू पे द आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड बी फ्री ऑफ एनी अदर कंसिक्वेंसेस अंडर द लॉ। तो इसमें ये कहा गया है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं, इसमें एक उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो जितने भी अपने डिस्प्यूट है, जितने भी टैक्स उनके पेंडिंग है, उन सबको पे करो और आप फ्री होके पूरा
अपना काम करो, बाकी काम करो। तो जो सबका विश्वास था, ये लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम था। कौन से टैक्स से रिलेटेड है? ये इनडायरेक्ट टैक्स की स्कीम है। यह स्कीम व्यापारियों के पुराने मामलों के निपटान के लिए है। तो समझ में आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, पुराने व्यापारियों के टैक्स से निदान करने के लिए था। दूसरी हमारी थी विवाद से विश्वास स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी बार बजट में उन्होंने बोला था। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम। ये तो पता है वो इनडायरेक्ट थी, तो विवाद से विश्वास क्या है? डायरेक्ट टैक्स की है। ठीक है। इन ऑर्डर टू विडन इट्स स्कोप टू कवर लिटिगेशन पेंडिंग इन द वेरियस डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल। जितने भी डीआरटी हैं उसमें जितने भी लिटिगेशन पेंडिंग है उन सबको कवर करेगी। द अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन सर्च एंड सीजर केसेस वेयर द रिकवरी इज अप टू 5 करोड़। वो उन सभी केसेस को कवर करेगी जहाँ पे रिकवरी 5 करोड़ तक की करनी है। देयरफॉर द बिल इज करंट for allow taxpayer to settle cases pending before the Commissioner Income Tax Appellate Tribunal, Debt Recovery Tribunal, High Court and Supreme Court। जितने भी केस आपके जहाँ भी पेंडिंग हैं, ठीक है, उन सबको ये कवर करेगी। सबका विश्वास, द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल इज सिमिलर टू द सबका विश्वास स्कीम विच वॉज ब्रॉट इन टू द रिड्यूस लिटिगेशन इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द ईयर 2019। इट रिजल्टेड सिटिंग ओवर 1,89,000 केसेस। ठीक है। इसने ये जो स्कीम थी सबका विश्वास, ये 2019 में आई थी, और द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम ये हमारे 2020 के बजट में पेश की गई। तो हमारी जो विवाद से विश्वास स्कीम है वो डायरेक्ट टैक्स से है, और जो सबका विश्वास था वो इनडायरेक्ट टैक्स से है। और जो सबका विश्वास था उसने कितने सेटल किए केसेस को? 1,89,000। तो इसी को देखते हुए हमने सबका विवाद से विश्वास स्कीम लाई फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? द टर्म इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर रिफर टू अ सिचुएशन वेयर द इनपुट जीएसटी रेट, जैसे कि जीएसटी रेट पेड ऑन इनपुट रिसीव्ड इज मोर देन द आउटपुट जीएसटी रेट। ठीक है। सिंपली स्पीकिंग, अ टैक्स पेयर विल एंड अप पेइंग मोर टैक्स ऑन परचेज व्हेन कंपेयर्ड विद द टैक्स ऑन सेल। तो इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर वो होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जीएसटी आपका लगा ऑन रॉ मटेरियल आपके पास है, तो जीएसटी जो उस पे लगा दैट इज कॉल्ड द जीएसटी ऑन इनपुट। और एक आपका जीएसटी लगा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो पूरा तैयार हो गया उस पे जीएसटी लगा। तो जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है उससे ज्यादा आपकी जीएसटी रॉ मटेरियल पे लग रही है। ठीक है। जब रॉ मटेरियल पे जीएसटी ज्यादा लगेगी फिनिश्ड प्रोडक्ट से, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। इससे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही मंगवाएंगे हम लोग। जब रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल बनाएं, फिर उसको हम और रिफाइन करें, फिर प्रोडक्ट फाइनल बनाएं, और रॉ मटेरियल पे जो हमारी इनपुट है स्टार्टिंग फेज में आप जीएसटी ज्यादा लगा रहे हो, फिनिश प्रोडक्ट पे कम है, तो हम क्यों रॉ मटेरियल लाके हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करें? हम सीधे ही फाइनल प्रोडक्ट ना मंगा लें, क्योंकि फाइनिस्ट जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उन पे जीएसटी की रेट कम है। तो ये होता है इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जीएसटी ऑन इनपुट इज ग्रेटर देन जीएसटी ऑन आउटपुट, मतलब जो स्टार्टिंग फेज में लगाता है रॉ मटेरियल उस पर आपका टैक्स ज्यादा होता है। तो ये होता है इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। इससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारी वो इफेक्ट कर जाती है। मैन्युफैक्चर कोई करेगा ही जब आप रॉ मटेरियल पे ज्यादा लगाओगे, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बहुत ही पुराना टॉपिक है, जब से जीएसटी चल रहा तब से है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब सारी छोटी छोटी डिफिनीशन को रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार इसको भी गो थ्रू हो लेते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, एक रिसीवर है, एक सप्लायर है, सपोज करो। तो रिसीवर ने क्या किया, सप्लायर्स को पेमेंट करी, कुछ प्रोडक्ट लिया रिसीवर ने, सपोज हमने कुछ प्रोडक्ट लिया और उसको हमने पेमेंट कर दी प्लस जीएसटी के साथ। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर कि वो क्या करे, जीएसटी को जमा करे गवर्नमेंट के पास। ठीक है। ये एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। माल जो खरीदता है उस पे नहीं लगता है, बल्कि जो सप्लाई कर रहा है यानी कि जो बेच रहा है उस पे जीएसटी लगा और उसने क्या किया, गवर्नमेंट को दिया। मतलब जिम्मेदारी जीएसटी देने की सप्लायर पर है। जीएसटी
में अब क्या हुआ, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये पूरा फिनोमेना रिवर्स हो गया। इसमें होता क्या है कि जो आप जैसे रिसीवर हो, तो रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जीएसटी को गवर्नमेंट को दे, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा ये कंसेप्ट है कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है, उसके तहत अगर सप्लायर ने फायदा उठाया है तो उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर रिसीवर और सप्लायर दोनों ने कंपनसेशन का फायदा लेंगे, दोनों कह रहे हैं हमको चाहिए कंपनसेशन का फायदा, तो उनको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो होता है जो माल खरीदने वाले होते हैं, जैसे कि आपने अगर माल खरीदा तो आपको जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी है, सप्लायर को नहीं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। रिवर्स चार्ज mechanism under which the recipient of the good and services is liable to pay the tax instead to provided the good and services। तो जो प्रोवाइड करेगा उसके बदले में उसको देना पड़ेगा जो सर्विस को ले रहा है। बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी टू पे टैक्स शिफ्ट फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपेंट। सप्लायर से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, रिसीवर के अंदर, यानी कि जिसने रिसीव किया वो टैक्स देगा, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या होती है, सपोज एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम प्रोवाइड्स एक्सपोर्टर अ रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड ऑन अनयूज्ड imported goods or goods that will be treated proceed or incorporate into other goods for export। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये है कि आप इसको भी एग्जांपल से समझिए। आप साथ में छोटा सा एग्जांपल लिख लेंगे तो याद रहेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ड्यूटी को ड्रॉबैक करना मतलब उसको हमें रिफंड कर दो, नाम से याद रहेगा, ड्यूटी को ड्रॉबैक करना। तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये होती है, जैसे आपने कोई एबीसी कोई कंपनी उसने चाइना से कच्चा माल लिया तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ठीक है। और उस एबीसी कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया और उसने जाके यूएसए में सेल कर दिया, तो अब यहाँ पे उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक है। तो एबीसी कंपनी ने कहा भैया हम तो टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है हमको, हमने एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ी। तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत रिफंड ऑफ एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, ठीक है, रिफंड करने की बात करें, एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जो लगा है या फिर एक ही लगे इसके लिए कह रहे हैं। उसके बाद है बाई बैक टैक्स। बाई बैक मतलब होता है कि खरीद लेना, किसी चीज को खरीद लेना, बाई बैक कर लेना। बाई बैक टैक्स क्या होता है कि जो बाई कर रहे हैं उन पे ये टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बाई बैक टैक्स अंडर द सेक्शन 115 QA द फाइनेंशियल एक्ट 2013 where the tax at the rate of 20% was levied on the amount of income distributed by unlisted company. Instead, shareholder were liable to capital gain tax on the same। बायबैक टैक्स देखेंगे, बायबैक टैक्स होता है जैसे कंपनी ए है, सपोज करो उसका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का है, ठीक है, और उसके जो शेयर हैं वो 10,000 के हैं। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो अर्निंग पर शेयर इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। लेकिन अगर उसके शेयर जो है 10,000 की जगह 5,000 हो जाए तो 1 लाख डिवाइडेड 5,000 आप अगर करोगे तो जो उसका रेशियो निकल के आएगा वो 20 निकल के आएगा, यानी कि आपका रेशियो बढ़ गया। तो ईपीएस ज्यादा होने पे फायदा होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है कंपनी में, इसलिए कंपनी वाले खुद ही क्या करते हैं, अपने जो शेयर होते हैं ना उसको खुद खरीद लेते हैं, जिससे कि उनका ईपीएस रेशियो यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशियो वो बढ़ जाए। ठीक है। कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से खरीदते हैं तो उसे बाई बैक कहते हैं। तो इसी पे निर्मला सीतारमण ने इसी पर बोला कि आप टैक्स लगा दिया भाई, अब खुद ही आप खरीद रहे हो तो लो टैक्स दो। कंपनी खुद के शेयर को गिरवी रखकर लोन इकट्ठा करती है, तो इन्हीं सब के लिए बाई बैक टैक्स निर्मला सीतारमण ने लगा दिया कि आप ईपीएस को बढ़ाने के लिए आप खुद ही के शेयर खरीद लेते हो। ठीक है। मार्केट में कोई और आपका शेयर ही नहीं खरीद पाता, तो इसी वजह से इन्होंने एक बाई बैक टैक्स लगा दिया। ठीक है। तो देखो एक इसमें था कि जो एक मैंडेटरी कंपनी थी उसने क्या किया, अपने शेयर को मार्केट में रखे थे, जिसमें से 50% शेयर जो थे 50% से भी ऊपर के शेयर उसकी एलएनटी यानी कि लर्सन एंड टर्बो जो कंपनी उसने खरीद लिया मैंडेटरी के शेयर को। तो एक टाइम ये हुआ कि मैंडेटरी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो मतलब अपना वापस कर सके शेयर को या अपनी कंपनी को बचा सके, उनको अपनी पूरी कंपनी एलएनटी को देनी पड़ी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया
एक टैक्स लेके आई हैं, जिससे कि उन पे अब अगर शेयर को कोई ज़्यादा खरीदेगा तो उस पर टैक्स पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विक्स इंडेक्स, इंडिया विक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू निफ्टी। देखें, विक्स इंडिया क्या होता है, ये ग्लोबली होता है, जो वोलेटिलिटी होती है हमारी, बहुत तेजी से अप डाउन होती है उसमें। वोलेटिलिटी ऑफ फॉरवर्ड 30 डेज, यानी कि स्टॉक मार्केट के 30 दिनों का जो एवरेज निकाल के इसको देखा जाता है कि कितना उतार चढ़ाव हुआ। अगर वोलेटिलिटी किसी चीज की बढ़ती है तो उसके पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कि खरीदने और बेचने का जो भी प्रोसेस है उसमें भी आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा। विक्स इंडिया जो हमारा होता है, इंडिया का भी एक है इंडिया विक्स, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स। उसमें क्या होता है, ये निफ्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर निफ्टी आपका घट रहा है तो इंडिया विक्स क्या होगा, आपका बढ़ेगा, और निफ्टी बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो हमारा अच्छा कौन सा है, निफ्टी का बढ़ना। तो निफ्टी बढ़ना अच्छा है, तो निफ्टी अगर बढ़ रही है इसका मतलब इंडिया विक्स को कम होना चाहिए। तो विक्स इंडेक्स का कम होना चाहिए। और अभी हुआ क्या था, मार्च में हमारा जो विक्स इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिससे कि जितने भी म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पैसा लगाया था वो अपने पैसे को निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिया विक्स। विक्स से याद रखेंगे वोलेटिलिटी से रिलेटेड है, और अगर वोलेटिलिटी आपकी बढ़ रही है इसका मतलब है आपका निफ्टी डाउन जा रहा है, आपके मार्केट में बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। निफ्टी का कम जाना है, इंडिया विक्स का बढ़ना, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या होती है, सेफ द म्यूचुअल फंड। ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी लेके आए हैं म्यूचुअल फंडों को बचाने के लिए। शक्तिकांत दास ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या है देखते हैं। जैसे बैंक ने म्यूचुअल फंड में कुछ 50,000 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड ने उसको कोई डिवेंचर बॉन्ड या कमर्शियल पेपर कुछ भी जारी कर दिया, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल फंड जो है वो डूब गया तो होगा क्या, अब बैंक का तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड ना डूबे इसलिए कहा गया एक आप अलग रिजर्व बना के रखो, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, जिससे कि आप डूबो मत, आपने जो पैसा लिया है वो बैंकों को वापस कर सको, और म्यूचुअल फंड डूबेगा नहीं, जिससे कि बैंक भी सेफ रहेगी, उनका भी एनपीए नहीं बढ़ेगा। तो स्पेशल लिक्विडिटी फंड किसके लिए था, म्यूचुअल फंडों को बचाने के लिए था, कि वो डूब रही है तो उनको बचाने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी शक्तिकांत दास लेके आए। नेक्स्ट देखते हैं सिस्बी। ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गिव ऑल इंफॉर्मेशन टू द अर्बन आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें आरबीआई को देनी, किसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई को देनी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये सिस्टम नया है, न्यू रिपोर्टिंग सिस्टम है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको अपनी नई ब्रांच की जानकारी देनी पड़ रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स करती क्या, नई ब्रांच उन्होंने खोला, उन्होंने जानकारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को नहीं दी, फिर जब डूबती है कोई प्रॉब्लम होती फिर अपना रोना रोने लगती हैं। तो इसलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जितनी भी नई ब्रांचेस खोलेंगी उनको अब उसकी जानकारी आरबीआई को देनी होगी। जितने भी न्यू ऑपरेशन करेंगे उनकी जानकारी उनको आरबीआई को देनी पड़ेगी अंडर द सेंटर इंफॉर्मेशन ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं ओटीसी यानी कि सेंटर काउंटर पार्टी। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग इज डन डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज विदाउट द सुपरविजन ऑफ एन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, सरकार ने अभी ये बोला है कि हम ओवर द काउंटर जो हमारा है, ठीक है, ओवर द काउंटर इसकी संख्या हम बढ़ाएंगे, ओटीसी की संख्या बढ़ाएंगे। अभी हमारे थर्ड पार्टी जो हमारे यहाँ काम करती है वो एक ही कंपनी है, CCIL, ठीक है। तो अभी बोला क्या गया है कि ओवर द काउंटर यानी कि सेंट्रल काउंटर पार्टी क्या होती है, देखो समझेंगे। ओवर द काउंटर में खरीदार जो होते हैं हमारे और जो सप्लायर होते हैं वो एक दूसरे को ढूंढते हैं। हमारे यहाँ दो मार्केट है जहाँ पे ये काम होता है ओवर द काउंटर, एक जयपुर की, एक अहमदाबाद की। नॉन एक्सचेंज ट्रेडिंग, बिना एक्सचेंज के आपस में ही ट्रेडिंग करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको पता नहीं रहता है कि कौन, मतलब आप ढूंढते एक दूसरे को, आपके पास कोई बंदा, मतलब खरीदार को सेलर चाहिए, सेलर को खरीदार चाहिए, तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, नो एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है, यानी कि बिना एक्सचेंज के ही आपस में ट्रेडिंग होती है। तो इसको रोकने के लिए सेंट्रल काउंटर पार्टी बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर काउंटर पार्टी, इसको रोकने के लिए सेंटर काउंटर पार्टी बनाएगी। सेंटर काउंटर पार्टी गारंटी लेते हैं पेमेंट सेटलमेंट कराने के लिए। सप्लायर और जो आपका बायर है उनके बीच में अगर कोई पेमेंट का डिस्प्यूट है तो उसको अब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इसमें, उसकी गारंटी वो ले रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या होता है, जैसे खरीदार और बेचने वाला है, अगर वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, वो ला करके देगी, अब उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रॉमिस करती बायर और सेलर को कि हम आपको ला के देंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा था ओवर द काउंटर सेंटर काउंटर पार्टी। अब अगला देखते हैं टोटल लॉस एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। देखो टोटल लॉस एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होती है, BIS क्या होती है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसको आप सर्च करो क्या है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक जो पूरी अपनी ग्लोबली जितनी भी लिक्विडिटी और लोन का जितना भी सारे कंट्री का, सबके जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है उनको जो मॉनिटर करती है, एक हेड है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसने RBI को अपोज किया है कि आप एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बैंक की जो है उसको बढ़ाओ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और इन्होंने क्या करने के लिए बोला, कितनी करनी है, जितना भी रिस्क वेटेड एसेट है उसका 16% आप ये करो, ठीक है, एब्सॉर्ब। तो इसमें क्या है कि BIS ने आरोप लगाया है RBI पर कि ये बैंकों के टोटल लॉस एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं बनाते हैं। भविष्य के निकट संकट, वित्तीय संकट से निपटने का प्रावधान करो। रिस्क वेटेड एसेट्स का 16% करो। एक ऑब्जॉर्व बनाना चाहिए आपको कि अगर कोई वित्तीय संकट आ जाए तो उसके लिए आप बैंकों के लिए, RBI को खुद बुलाएगी कि आप बैंकों के लिए आप एक एब्जॉर्ब बना के रखो, यानी कि 16% का जितना आपने रिस्क लिया उसका टोटल लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं कारो 2020। कारो क्या है, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर है, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर प्लस सेबी ने इसको लॉन्च किया। इसके अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने का एक फॉर्मेट बताया जाएगा। न्यू फॉर्मेट में ऑडिट कंपनी जो गलत रिपोर्ट ना बनाए, इसकी वजह से ये लाया गया कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। देखो हुआ क्या, IL&FS में गलत ऑर्डर रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसकी वजह से ऑडिटर कंपनी को पैसा खिला करके गलत ऑडिटिंग करवा ली थी IL&FS ने, और बाद में क्या हुआ, वो डूब गए। तो इसके लिए कारो लाया गया है, यानी कि कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या किया गया, कंपनी को एक नया फॉर्मेट बताना होगा, बनाए कि आप ऑडिटिंग कैसे करोगे। तो इस पर बहुत इम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट, उसका जो फॉर्मेट है वो अच्छे से तैयार करो, जिससे कि ऑडिट अच्छे से हो जाए, कोई किसी को पैसा खिला के गलत ऑडिटिंग रिपोर्ट ना करा दे। तो कारो दरअसल इम्पोर्टेंट है और रिलेटेड किससे है, ऑडिटिंग से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और सेबी इससे रिलेटेड है, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है और एक न्यू फॉर्मेट लाने की बात करी है कंपनियों के ऑडिटिंग से रिलेटेड। तो ठीक है, उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्मेट बतानी होगी। तो ये हमने कारो देख लिया। उसके बाद है TIEO एंड AEIO। देखो AEIO तो हम पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन TIEO यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या होता है। The agreement enable the exchange of information including banking and overseas information between the two countries for the tax purposes. It is based on international standard of tax transparency and exchange of information and enable the sharing of information on request. इसमें क्या होगा, अगर दो कंट्री हैं उनके बीच कोई अगर ट्रेडिंग होती है तो जितनी भी टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को प्रोवाइड कराना, जिसके तहत हमें ये पता है कि अमेरिका का एक फटका है, जिसकी वजह से जो उसको साइन करेगा तो उसको वहाँ की इंफॉर्मेशन, सारी टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन USA को देनी होगी, ठीक है। तो टैक्स इनोवेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है वो OECD कंट्री जो है उनका लाया हुआ है, G20 का। और AEIO भी OECD कंपनी का है। होता क्या है कि AEIO को फॉलो करेंगे तो सारे धनी देश टैक्स की इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाएंगे।
इससे टैक्स की चोरी का मामला जो होगा वो पकड़ा जाएगा और ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी AEIO में। इसमें क्या डिफरेंस है, AEIO में आपको ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी और TIEO में क्या है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। TIEA में आपको बायलैटरल एग्रीमेंट करना पड़ेगा देशों के बीच, यानी कि इंडिविजुअल बायलैटरल एग्रीमेंट आप हर कंट्री से करोगे, दैट इज TIEO, तब आपको टैक्स की इंफॉर्मेशन वो कंट्री देगा। AEI तो ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया ने मार्शल आइलैंड के साथ अभी, मार्शल आइलैंड कहाँ पे, पापुआ न्यू गिनी में, इसको आप मैप में देखिए, मार्शल आइलैंड के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट किया है। अब बताओ बायलैटरल एग्रीमेंट किया है तो क्या होगा, वो AEIO होगा या फिर TIEO होगा, वो TIEO होगा, ठीक है। तो ये लिखा था मार्शल आइलैंड आर चेन ऑफ द वोल्केनिक आइलैंड और कोरल एटॉल, यहाँ पे बहुत सारे पैसिफिक ओशियन का है, हवाई और फिलिप्स के बीच में, तो इसके साथ अभी एग्रीमेंट किया है TIEO यानी कि बायलैटरल एग्रीमेंट। अब देखते हैं इंजेति श्रीनिवास पैनल, इंजेति श्रीनिवास द कमेटी चेयर्ड बाय इंजेति श्रीनिवास, ये सेक्रेटरी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के थे, हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन ऑन द corporate social responsibility to the Ministry of Corporate Affairs. In India, the concept of CSR is governed by clause 135 of Company Act 2013. जो कंपनी एक्ट 2013 उसके क्लॉज 135 में CSR का कंसेप्ट बताया गया है। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि आप CSR फंड बनाओ एंड इट इज अंडर सिविल ऑफेंस, वो सिविल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। देखो जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती क्या, पहले इसको समझेंगे। कॉर्पोरेट कंपनियां जितनी भी काम कर रही हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो, या कोई भी जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी है आज के टाइम पे, उनको करना क्या है, जो वो जितना प्रॉफिट वो कमाती हैं तो उसका कुछ परसेंट उनको देना पड़ेगा एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उसका जो पैसा वो देगा वो डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट खर्च करेगी, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनसे कुछ पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है कॉर्पोरेट कंपनी। तो ये कंसेप्ट हमारा आया था कंपनी 2013 के क्लॉज 135 में इस कंसेप्ट को बताया गया है, ठीक है। अभी होता क्या है कि जो CSR का पैसा जो मतलब कॉर्पोरेट कंपनी नहीं दे पाती है, तो उसमें होता है कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल चार्ज लग जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस से चलाया जाता है उन कंपनियों में। तो इंजेति श्रीनिवास ने कहा नहीं भैया ऐसा मत करो, इसे सिविल ऑफेंस ही बना दीजिए और आप एक अलग से CSR फंड बनाओ। जैसे कि कोई कंपनी अगर नहीं देती है तो बाद में बकाया राशि इसमें डाल देगी और फिर गवर्नमेंट इस राशि से निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे खर्च कर देगी। तो एक स्पेशल डेजिग्नेटेड फंड CSR फंड बनाने के लिए बोला और फिर उससे वो खर्चा करेगी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रहेगा कि इंजेति श्रीनिवास पैनल किससे रिलेटेड था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं रमेश चंद्र कमेटी। रमेश चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड है, जो आपका WPI होता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो बस उसी से रिलेटेड होता है रमेश चंद्र कमेटी। The government has set up a working group under नीति आयोग member Ramesh Chandra to revise the current series of WPI with base rate 2011-12 and devise a new प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी जो बेस रेट इसका है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस रेट चेंज हुआ था, पहले इसका 2004-05 था, अभी इसका बेस रेट 2011-12 है। तो इन्होंने ये भी देखेंगे कि क्या ये बेस रेट सही है या फिर अभी और भी चेंज करने की 2014-15 चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए रमेश चंद्र पैनल का गठन किया गया था और इन्होंने एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को अगर क्या लाए तो सही रहेगा, इस पे पूरी अपनी रिपोर्ट इन्होंने गवर्नमेंट को दी है। तो आप ये देख लो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इकोनॉमी पे बेसिक जितने भी लेक्चर है वो भी हम जल्दी एक बेसिक NCERT करके बेसिक इकोनॉमिक लेक्चर डाल देंगे, जिससे आपको WPI, CPI, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज CR, व्हाट इज LCR, व्हाट इज SLR, ठीक है, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे जिनको नहीं पता है। यहाँ पे अभी समझ लेंगे कि WPI का जो बेस ईयर है अभी 2011-12 है। WPI कौन जो इंडेक्स है वो कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है।
तो वो निकालता है आपका WPI इंडेक्स। और CPI कौन निकालता है? CPI आपकी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है ना, CSO, वो निकालता है। और WPI इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। ठीक है, जो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, जितने भी आपके जितनी भी वस्तु उनके जो मूल्य है उनमें जो भी परिवर्तन होता है तो वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI में जो ज्योमेट्रिक मीन के माध्यम से WPI कैलकुलेट किया। ज्योमेट्रिक मीन GM सबको पता होगा, AM और GM तो हम मैथ में पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन, तो उसके माध्यम से WPI को कैलकुलेट करते हैं। WPI की बास्केट में 3 चीजें होती हैं, एक प्राइमरी आर्टिकल होता है, एक फ्यूल और पावर होता है, एक मैन्युफैक्चर आइटम होता है। तो जो वेटेज दिया है, देखो प्राइमरी आइटम में आपका वेजिटेबल और पेरिसेबल आइटम आते हैं। पेरिसेबल आइटम उन आइटमों को बोलते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जो जल्दी सड़ गल जाते हैं। जैसे कि अगर फल है, अगर उनको आपने स्टोर सही से नहीं किया तो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मिल्क है, जितने भी पेरिसेबल आइटम हैं वो, और वेजिटेबल, उनको हमने प्राइमरी आर्टिकल में रखा, उसका वेटेज हमने 22% दिया है। फ्यूल और पावर सेक्टर को हमने 13% दिया, मैन्युफैक्चर आइटम को 64। तो WPI बास्केट में अगर आपको अगर बोले कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे ज्यादा किसका है वेटेज? मैन्युफैक्चर का, फिर किसका? प्राइमरी का, फिर क्या? फ्यूल और पावर का सबसे कम वेटेज 13% है। तो मैन्युफैक्चरिंग आइटम प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है 64, वो बहुत ज्यादा है। WPI फूड इंडेक्स में क्या होता है कि उसमें प्राइमरी आर्टिकल फूड से संबंधित प्लस विनिर्मित प्रोडक्ट जो फूड आर्टिकल से संबंधित है उनको ऐड किया जाता है। रमेश चंद्र कमेटी, जो मेन हमारा एजेंडा है वो पढ़ना है। तो उन्होंने क्या बोला, इनको देखना क्या था, इनको बेस ईयर को देखना है कि क्या रखना है। WPI क्या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि हम PPI को इंट्रोड्यूस करा सके, और प्राइस कैलकुलेशन कितनी अप्रोप्रिएट हो रही है, वो सही हो रही है कि प्राइस कैलकुलेशन या नहीं, तो वो देखने के लिए रमेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था। तो अब जल्दी से बता दो किससे रिलेटेड है रमेश चंद्र कमेटी? WPI से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट विमल जलान पैनल। विमल जलान पैनल क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 6-member committee headed by the former RBI governor Bimal Jalan to review the economic capital framework of the Reserve Bank of India। ये जो वर्ड है इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इसमें यही समझना है कि इकोनॉमी कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लाने के लिए विमल जलान पैनल का गठन किया गया था। ठीक है, RBI किससे काम करती है? RBI जो संचालित होती है RBI एक्ट 1934 से। RBI का गवर्नर होता है, उसमें एक RBI के पास एक सेंट्रल बोर्ड होता है। RBI का पहला थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, बैकग्राउंड क्या है। RBI की एक सेंट्रल बोर्ड होती है जिसमें 21 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 ऑफिशियल होते हैं। 5 ऑफिशियल का मतलब वो RBI के ही मेंबर होंगे, मतलब RBI में एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर, इस तरह के जितने भी RBI के खुद के मेंबर, उसके मेंबर में से 5 लोग होंगे, जो कि जिसको बोलते हैं 5 ऑफिशियल मेंबर उसके सेंट्रल बोर्ड में होंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सेंट्रल बोर्ड RBI का है उसमें 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। वो नॉन ऑफिशियल मेंबर गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने जो है हमारे विमल जलान पैनल, तो इन्होंने इस पे बात करी है कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को क्या करना है। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में ये है कि जितनी भी आपकी सरप्लस राशि है उसको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, एक रीवैल्यूएशन फंड और एक कंटीजेंसी फंड। रीवैल्यूएशन फंड क्या होता है और कंटीजेंसी फंड क्या होता है? देखो अभी आपको पता है ना, जितनी भी सरप्लस राशि होती है उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI से मांग रहा है। तो एक्चुअली में रिलेटेड उसी से इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की जितनी भैया आपके पास सरप्लस ना, वो सब गवर्नमेंट को दे दो, RBI से बोला जाता है। और इसमें बहुत सारे सेक्शन भी हम पढ़ेंगे कि किस सेक्शन में क्या क्या कहा गया है। तो यही है कि सेंट्रल बैंक से पैसे को जो लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को बोलते कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो इसी पर विमल जलान का पैनल बैठा था और उन्होंने इस पूरी जो राशि है सरप्लस राशि उसको 2 भागों में बांट दिया, एक रीवैल्यूएबल फंड और दूसरा कंटीजेंसी फंड। देखो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है उसके अंतर्गत कौन से फंड आते हैं? जैसे आपने गोल्ड की एक्सचेंज करी है, ठीक है, परचेज करी है,
फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से तो रीवैल्यूएशन फंड आपका गोल्ड से रिलेटेड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो गया। और कंटीजेंसी फंड किससे रिलेटेड हो गया, जैसे कि करेंसी सर्कुलेशन, कितनी करेंसी सर्कुलेशन में उसमें। तो विमल जालान पैनल ने क्या बोला कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का मूल्यांकन करो, आरबीआई को कितनी प्रोविजनिंग करनी चाहिए ये डिसाइड करना है, कि आरबीआई का भी तो लॉस होता है, वो भी सैलरी देती है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, ठीक है, तो उसको भी अपनी प्रोविजनिंग करनी चाहिए। आरबीआई की विशुद्ध लाभांश नीति का क्या होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दे। तो इसके लिए विमल जालान पैनल का गठन किया गया था। इन्होंने रीवैल्यूएशन और कंटीजेंसी रिजर्व को सुपरिभाषित किया अच्छे से, और आरबीआई एक कंटीजेंस रिस्क बफर तैयार करेगा 6.5% का। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई इन्होंने, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनको, रिस्क असेसमेंट किया कि ये करोगे तो बफर भी तैयार हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट कैसे करना है कि इसमें आपको देखना है कि आरबीआई की मार्केट रिस्क, गोल्ड रेट, इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, ये सब चेक करो कि आपकी खुद की रिस्क कितनी है, आरबीआई की क्रेडिट रिस्क कितनी है, ऑपरेशनल रिस्क आपका कितना है, आपके अंतर्गत भी तो बहुत सारे काम चलते हैं ना, तो आपकी खुद की रिस्क कितनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क कितनी है, ये सारी चीजें आरबीआई चेक करे, खुद का रिस्क मैनेजमेंट करे, और जितने सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो बनाए जिसके तहत तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दो। सारा तो पैसा नहीं दे सकती ना आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट मांग रही है तो मांगने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुछ जितनी सरप्लस है सब ले लोगे, तो सरप्लस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिसाइड करो। आरबीआई कंटीजेंट रिस्क बफर बनाएगा 6.5% का, ये बोला गया, और इन्होंने रीवैल्यूएशन और कंटीजेंसी फंड को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। तो बेसिकली जो विमल जालान कमेटी थी वो सरप्लस राशि कितनी दी जाएगी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने सुपरिभाषित किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यूके सिन्हा कमेटी है। तो यूके सिन्हा कमेटी हमारी किससे रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड है, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। इन्होंने क्या बोला है कि एमएसएमई सेक्टर को जो लोन है वो कोलैटरल फ्री लोन मिले 20 लाख तक का, जो स्ट्रेस एसेट फंड इनके लिए बनाया जाए अगर ये प्रॉब्लम में आती हैं तो, और इनके लिए एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होनी चाहिए। जो एमएसएमई टाइम पर लोन दे देती हैं उनको कम से कम फायदा हो, इसलिए उनको अगले साल के लिए एक इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, यानी कि ब्याज में छूट दी जाएगी। लोन की पोर्टेबिलिटी बताई इन्होंने, एमएसएमई को अब लोन नहीं चाहिए, क्या चाहिए लोन, उनको अब एक बाजार चाहिए, मतलब लोन तो उनको बहुत ही मिल गया, अब क्या चाहिए, बाजार चाहिए। तो इन्होंने यूके सिन्हा कमेटी बेसिकली रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई से उनको 20 लाख रुपए तक का उनको क्या दो, आप कोलेट्रल फ्री लोन दो, जो कि पहले 10 लाख था, तो कोलेट्रल फ्री लोन देने की जो कैप है वो भी इंक्रीज कर दी गई। और दूसरे स्टेट्स एसेट फंड इनके लिए बना, अगर ये स्टेट्स एसेट में जूझ रही है तो इनके लिए बचाओ, इंटरेस्ट सबवेंशन ड्यूटी लेके आओ इनको, मतलब अगर जो एमएसएमई सही से काम करे उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत छूट दो। और क्या हुआ, अभी तो आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसएमई की उन्होंने डिफिनीशन ही चेंज कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट और टर्न ओवर के हिसाब से उसकी परिभाषा चेंज की, तो वो भी हम देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये है, ये एमएसएमई का नया प्लान है, ये पुराना वाला था, ये अभी का क्राइटेरिया एमएसएमई का क्या होना चाहिए। देखो इसमें क्या होना चाहिए कि आप माइक्रो स्मॉल मीडियम को कैसे पहचानोगे, ये परिभाषा चेंज हो चुकी है। तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो 1 करोड़ तक का होना चाहिए, और टर्न ओवर 5 करोड़, तो उसको बोलेंगे माइक्रो, ठीक है। स्मॉल में क्या है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का और टर्न ओवर जो है वो 50 करोड़ का होना चाहिए। और मीडियम में जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 करोड़ तक का और टर्न ओवर 100 करोड़ तक का होना चाहिए। याद कैसे रहेगा, देखो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्न ओवर 5, आप 1-5 करके याद कर लो कि माइक्रो में 1-5 है, ठीक है। स्मॉल में क्या करो, 1-1 जीरो बढ़ा दो, तो 1 का क्या हो गया 10 हो गया, और 5 का क्या हो गया 50 हो गया। तो स्मॉल की डिफिनेशन या 1-5 हमें याद रखना है, फिर 1-1 जीरो बढ़ा देना स्मॉल में, फिर क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 20 हो गया, और ये क्या हो गया 100 हो गया। तो मीडियम की डिफिनेशन क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट 20 है और टर्नओवर 100 है, याद हो गया, 1-5 फिर 1-1 जीरो फिर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का हमें इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के हिसाब से हमें नई डिफिनेशन तैयार हो गई कि उनका क्राइटेरिया क्या है इन्वेस्टमेंट का और टर्नओवर का। आगे चलते हैं,
आगे हमारे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट होता है कि इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट होता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये बहुत पुराना भी है, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए हमने बहुत सारी चीजें करी हैं। आप एक और था जनक राज पैनल जो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो आप देख लोगे कि जनक राज पैनल जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ लेंडिंग के लिए है। अभी तक जो हमारी बैंक्स लोन मतलब जो इंटरेस्ट रेट देती हैं अपने हिसाब से देती हैं कुछ भी, तो अभी उसके लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क सेट करने की बात की गई है कि उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो किस इंटरेस्ट रेट पे अपने ग्राहकों को लोन देगी, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क के तहत डिसाइड किया जाएगा। मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क मतलब आरबीआई डिसाइड करके उनको बताएगा कि तुम इतने पे बांटो। पहले क्या चलता था, वो इंटरनल चलता था, मतलब वो खुद ही से डिसाइड करती थी कि उन्हें कितने परसेंट पर लोन बांटना है। तो जनक राज पैनल एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ लेंडिंग से रिलेटेड है, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हमने कई सारे पैनल पढ़े, तो क्या आपको क्या लगता है आईबीसी पे चलने से पहले आप एक बार सारे जितने भी हैं उसको रिवीजन कर लो। आप जल्दी से बता दो जनक राज किससे रिलेटेड है, एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ लेंडिंग, मतलब जो उधारी पे देते हैं बैंक कितने, कौन उसको सेट करेगा क्राइटेरिया, तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क हुआ। तो जनक राज एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड। अच्छा अब हम आपसे पूछते विमल जलान बता दो। विमल जलान कमेटी किस लिए आई थी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए, मतलब जितनी सरप्लस राशि है आरबीआई के पास वो सब वो गवर्नमेंट मांग रही है, तो उससे रिलेटेड थी विमल जलान कमेटी, ठीक है। यूके सिन्हा किससे रिलेटेड थी, यूके सिन्हा किससे रिलेटेड थी, यूके सिन्हा रिलेटेड थी एमएसएमई से, ठीक है। और उसके बाद रमेश चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड थी, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। इंजेति श्रीनिवास पैनल किससे रिलेटेड थी, इंजेति श्रीनिवास पैनल सीएसआर से रिलेटेड थी, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमने इतने पैनल पढ़ लिए, तो आज के लिए इतना ही करते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी। तो हमने आज इतना देखा आईबीसी, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, प्लीज डू लाइक एंड